So very good evening all the participants. Today we will be discussing section 55 to 58. Very few sections, very small process, but case study could come on this process alone. And in the past also, many times case studies have come on this fast track process. So I would request Nisha Bansal ji to please explain in a nutshell what is this fast track process. So as the name itself implies, fast track. So something faster. Yes, Nisha ji. So fast track resolution process is a resolution process which is mainly meant for small companies. Small Right. company or startup. Small Right. company as defined in Companies Act, whose turnover is 20 crores, I think. Whose turnover in the preceding year was 20 crore and share capital was 2 crores. And startup company. Actually, for finding out which is a small company, we have to refer to the definition which is given in Companies Act. But the act itself has to be read along with the rules. So we have to read the rules also. And from time to time, there have been changes in the rules. So I think presently it is 4 crores and 40 crores. 4 crores paid up capital and 40 crores turnover. Pooja ji, anything on this? Small company? Small companies and fresh start companies. नहीं पहले स्मॉल कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं. Okay, पूजा okay. जी, एनी आइडिया ऑन दिस स्मॉल कंपनीज? Turnover asset size is also there. तो दैट इज, वो तो तीसरी बात होगी ना, वो डिफरेंट हो गया. यहां पर जो है स्मॉल कंपनी, सबसे पहले स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है. ये है स्मॉल कंपनी. तो स्मॉल कंपनी क्या कहती है? आपको इसका रूल्स रूल्स में भी जाना पड़ेगा. एक्ट तो है ही है, एक्ट के अलावा आपको रूल्स में भी जाना है. रूल्स क्या कहते हैं? तो पहले था इसका 2 करोड़ और 20 करोड़. आज की डेट में 4 करोड़ और 40 करोड़. इसके बाद में भी कोई अमेंडमेंट हुई है क्या? तो दैट वी हैव टू, अब इसको एक बारी, जैसे मेरी वेबसाइट है, आपने शायद वेबसाइट भी देखी होगी, तो वेबसाइट पर भी चल लेते हैं एक बार. कंपनी एक्ट उसमें देख लेते हैं क्या कहता है आज की डेट में. ठीक है जी, 1 मिनट लगेगा, उसको भी देख ही लेते हैं. ये आ गई मेरी वेबसाइट. ठीक है जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. मैं शेयर माई स्क्रीन. ओके. सो दिस इज माई वेबसाइट. नजर आ रही होगी आपको, है ना? तो नॉलेज बैंक में जाना है आपको. नॉलेज बैंक में जाके एक्ट्स पे चले जाइए. एक्ट्स में जाके कॉर्पोरेट लॉज, और कॉर्पोरेट लॉज में दोनों कंपनीज एक्ट आ जाएंगे. कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 56. अब ये डेफिनेशन है, तो नेचुरली चैप्टर 1 में होगी प्रिलिमिनरी, है ना? सेकंड में होगी. 285 है, क्या है, कौन सा सेक्शन है इसका? 85 285 है ना? तो 285 में चले जाइए सीधे. 285 क्या कहते हैं, ये तो फुट नोट्स होंगे ना इसके. हाँ, तो ये है हमारा 285. 285 ये बोलता है स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी. पहली बात कि भाई पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. दूसरा, पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड. अब बात ये है कि प्रेस्क्राइब्ड के लिए कहां जाना है आपको? प्रेस्क्राइब्ड के लिए जाना है रूल्स में. वो कहता है 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन आज की डेट में कितना है? आज की डेट में हमारा है पेड अप कैपिटल 4 करोड़. 4 करोड़. और टर्नओवर, टर्नओवर कहता है डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़. तो आज की डेट में 40 करोड़ है. अभी रूल्स पे भी जाएंगे. प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज shall apply to a holding company or a subsidiary company, a company registered under section 8 or a company or body corporate governed by any special act. ठीक है.
तो ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं रूल्स पर, कि रूल्स क्या कहते हैं। ये हम गए नॉलेज बैंक में, रूल्स पे चले गए। ठीक है जी। तो कॉर्पोरेट लॉज रूल्स, तो कॉर्पोरेट लॉज रूल्स में कंपनीज एक्ट में चले गए हम, कंपनीज रूल्स 2014। ये हमारे, ये स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स में है। ठीक है जी, इसी में ना ये। अब ये शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, कंपनी नॉट टू बी रजिस्टर्ड, ये डेफिनेशंस में आ जाना चाहिए। ठीक है। अब डेफिनेशन में अगर हम चले गए, तो इसका कौन सा रूल नंबर है वो देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, रीजनल, ये ये कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 1, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शेल नॉट एक्सीड, जहां लिखा था ना 2 करोड़ और 20 करोड़, अब ये कह रहा है कि ये हो जाएगा आपका 4 करोड़ और 40 करोड़। ठीक है जी। तो रूल 2 में है ये, रूल 2 सब रूल 1 फॉर क्लॉज टी। ठीक है जी। ये हमारा हो गया, अमेंडमेंट आ गई 15 सितंबर 2022 को। चलिए, तो पहली बात तो क्लियर हो गई। ये ठीक है जी। फिर भी एक बार ग्रुप में और देख लीजिएगा। अभी हमारे को क्या करना है, हमारा जो कट ऑफ डेट है एग्जाम का कितना है, एग्जाम का कट ऑफ डेट है ना हमारा, फरवरी है 2025। 4 फरवरी सर। है फोर्थ 3 फरवरी फरवरी। 4 फरवरी। यस सर। हाँ, 4 फरवरी 2025। तो यस हमें सर। देख लेना है 4 फरवरी 2025 से पहले तो अमेंडमेंट कोई नहीं हुई है। लगता तो यही है कि मैक्सिमम 4 करोड़ और 40 करोड़। ठीक है जी। चलिए, उसके अलावा स्मॉल कंपनी, ये हो गया हमारा। सेकंड क्या है, सेकंड डेफिनेशन है हमारी इसमें, जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या कहता है, हाँ चलते हैं। लेस। ये पहला क्या कहता है, कॉर्पोरेट डेटर विद एसेट्स एंड इनकम बिलो ए लेवल एज में बी नोटिफाइड। अब इसमें क्या कोई नोटिफिकेशन आया है, दी आंसर इज नो। कोई एसेट्स या इनकम का नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है। दूसरा है कॉर्पोरेट डेटर विद सच क्लास ऑफ कंपनी, इस पर नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन हमारा आया था, ये यही था। एक तो इसमें है स्मॉल कंपनी, दूसरा है स्टार्टअप। स्टार्टअप में क्या है, अदर देन पार्टनरशिप फॉर्म। Now, for startup also, so we have to go to the notification which was issued by the Ministry of Commerce and Industry. और तीसरा है अनलिस्टेड कंपनी विद टोटल एसेट्स नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। ये इसका भी मैंने नोटिफिकेशन, ये मिनिस्ट्री, ये हो गया। ये है डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप हमारी। स्टार्टअप में क्या है, एन एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड एज ए स्टार्टअप इफ इट सेटिस्फाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप तो यहां पर है नहीं, बिकॉज फास्ट दिस फास्ट ट्रैक इज कवर्ड अंडर कॉर्पोरेट प्रोसेसेस, सो हियर पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी कवर्ड। एलएलपी, वन पर्सन कंपनी, provided that such entity is not formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence. It is not completed 10 years since its incorporation or registration, and turnover for any of the financial years has not exceeded 100 crore rupees. ठीक, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो। नाउ हियर वन मोर क्वेश्चन, वेदर ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कुड बी कवर्ड अंडर स्टार्टअप। पब्लिक लिमिटेड आ जाएगी या नहीं आएगी?
भाई नो क्वेश्चन तो सर। वो ऐसा ही पूछेगा। हाँ जी। सर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या स्टार्टअप में कवर हो सकती है या नहीं, यस और नो? नो। हाँ बिल्कुल सही। और स्मॉल कंपनी में कवर हो सकती है या नहीं? नहीं सर। नहीं हो सकती। ठीक है ना। Because it यहां is भी नहीं हो not सकती। included in the definition, sir. हाँ, अदर देन है पब्लिक कंपनी स्मॉल, है ना। और स्टार्टअप में भी जो है क्या लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी या वन पर्सन कंपनी, दोनों हो गए। ये मिनिस्ट्री का मैंने नोटिफिकेशन भी इसमें लगा दिया। ठीक है। क्या है नोटिफिकेशन? टर्नओवर हैज नॉट एक्सीडेड 100 करोड़ रुपीज। क्योंकि लोग नोटिफिकेशन ढूंढते रहते हैं ना, कहाँ है कहाँ नहीं, तो मैंने ये यहाँ पर भी लगा दिया नोटिफिकेशन, इसीलिए इस पीपीटी में लगा दिया सारा। तो 55 क्लियर हो गया आपको? अच्छा, ये जो थर्ड क्राइटेरिया था हमारा 1 करोड़ रुपीज वाला, ये क्या कहता है? इसमें कहता है अनलिस्टेड कंपनी। अब यहां पर वर्ड क्या यूज कर लिया? अनलिस्टेड। अनलिस्टेड का मतलब तो पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, विथ टोटल एसेट्स नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज। तो थर्ड क्राइटेरिया जो है, वहां पर पब्लिक कंपनी आ सकती है, लेकिन स्टार्टअप में नहीं आएगी और स्मॉल साइज कंपनी में नहीं आएगी। ठीक है जी। अब ये 1 करोड़ जो है, ये क्या है? डब्ल्यूडीवी है, ग्रॉस वैल्यू है, क्या है ये? भाई सवाल तो ऐसे ही पूछेगा ना वो। ये जो 1 करोड़ है, ये क्या है? डब्ल्यूडीवी है, ग्रॉस वैल्यू है, क्या है? WDP होनी चाहिए। डब्ल्यूडीवी बिल्कुल सही है। क्योंकि हमें क्या है भाई, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखना है। जो भी वैल्यू है हमारी, वो आपको डब्ल्यूडीवी के हिसाब से देखनी है। ये हो ही गया। 56 क्या बोलता है? 56 बोलता है टाइम पीरियड। तो फास्ट ट्रैक सीआईआरपी शैल बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट। 90 डेज में करने हैं। और वन टाइम एक्सटेंशन है 45 डेज का। And if you want to apply for an extension, then the RP shall file an application to the adjudicating authority to extend the period if instructed to do so by a resolution passed at a meeting of COC and supported by a vote of 75%। तो यहाँ 75% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फास्ट ट्रैक रेगुलेशंस में अभी भी अमेंडमेंट नहीं आया है। सीआईआरपी रेगुलेशंस अमेंड हुए हैं, अभी रिसेंटली भी अमेंड हुए हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक में अमेंडमेंट नहीं आया, इसीलिए पुराना ही चल रहा है 75 वाला। पहले सीआईआरपी में भी 75 होता था किसी जमाने में, फिर वो 66 कर दिया, यहां पर अभी भी 75। ठीक है जी। 57। 57 क्या कहता है? An application for fast track corporate insolvency resolution process may be filed by a creditor or corporate debtor, as the case may be, along with the proof of existence of default as evidenced by records available with an information utility or such other means as may be specified, and such other information as may be specified by the board to establish that the corporate debtor is eligible for fast track CIRP। ठीक है। 58 भी इंपॉर्टेंट है। 58 क्या बोलता है? 58 कहता है द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सीआईआरपी एंड द प्रोविजंस। वो कह रहा है कि नॉर्मल सीआईआरपी वाले प्रोविजंस भी लग जाएंगे यहां पर। किस सिचुएशन में लग जाएंगे? अगर यहां पर कोई स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, एज द कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायर। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे रेगुलेशंस। सर 56 में जो ये दिया हुआ है वोटिंग शेयर, हाँ। ये 75% सर प्रेजेंट एंड वोटिंग का होगा या टोटल? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा होता है, वोटिंग शेयर प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग कहीं लिखा है वैसा ही होगा। अगर हु हैव कास्ट देयर वोट कहीं लिखा है तो वैसा करना है। अदरवाइज वोटिंग शेयर असाइन कैसे होता है? वोटिंग शेयर इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम्स एडमिटेड। क्लेम्स एडमिटेड, ठीक हाँ है जी। ना।
तो जैसे ही क्लेम्स एडमिट होंगे, जितने क्लेम्स एडमिट हो गए वो 100% है, वो 100% है ना हमारे का, जो भी अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है। अगर जैसे सीआईआरपी में क्या है, सीआईआरपी में भी तो यही ना भाई, हमारे जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उसकी सीओसी बननी है ना। और सीओसी टोटल का टोटल वोट शेयर कितना होगा सीओसी के पास, 100 होगा। 100। हाँ, 100 में से 75 आपको चाहिए। तो यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 75% होता है वोट शेयर। वोट शेयर मतलब टोटल वोट शेयर। राइट सर। अगर मान लो नहीं आए, अब आपका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, मान लो नहीं आए तो क्या होगा। नहीं आए तो क्या करते हैं, वोटिंग विंडो ओपन कर देते हैं सीओसी मीटिंग के बाद, ताकि उनका वोट लिया जा सके। सीआईआरपी में तो पूरा डिटेल में लिखा ही हुआ है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ तो वहां उतनी क्लैरिटी नहीं है, बट प्रोविजंस वही है, इसीलिए वो 58 में कवर कर लिया ना। जो यहाँ पर नहीं लिखा वो सीआईआरपी से पढ़ लेना। ठीक है जी, ये है। चलिए, ये लिख दिया ना, वो सेक्शन 58 में लिख दिया। अब हम एक बार रेगुलेशंस देख लेते हैं, रेगुलेशंस क्या कहते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं। एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस इन जून 2014। एक कंपनी है, इसने 2014 में ऑपरेशन शुरू किया जून में। इट इज रजिस्टर्ड एज ए स्टार्टअप और टर्नओवर है 80 करोड़। ठीक है, टर्नओवर इसकी 80 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है 50 करोड़। एंड इट रिकॉर्डेड डिफॉल्ट ऑफ 2 करोड़ इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। ठीक है जी, फैक्ट्स तो क्लियर है। फैक्ट्स ये है कि रजिस्टर्ड है डीआईपीपी के साथ। टर्नओवर कितनी है, 80 करोड़। अभी हमने क्या पढ़ा था, टर्नओवर एक जगह पर पढ़ा था 40 करोड़, 40 करोड़। और पेड अप कैपिटल हमने पढ़ा था 4 4 करोड़। करोड़। लेकिन यहाँ क्राइटेरिया डिफरेंट है। ये स्मॉल कंपनी में नहीं हम जज कर रहे हैं इसको, हम इसको जज कर रहे हैं स्टार्टअप में। तो स्टार्टअप में क्या लिखा था, टर्नओवर कितनी है, 100 करोड़। तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इस कंपनी के पास, क्या ये प्री पैक में जा सकती है। अब प्री पैक तो चलो पढ़ा नहीं है, हम फास्ट ट्रैक या सीआईआरपी को ही आंसर कर देते हैं। तो ये ऑप्शन बी है, हाँ, ऑप्शन बी है इसमें। नहीं, फास्ट ट्रैक में जा सकती है यस सर। और सीआईआरपी में। हाँ जा सकते जा सकती है सर फास्ट ट्रैक में। तो फास्ट बहुत। ट्रैक की तो बात ही नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ सीआईआरपी में जा सकती है कि नहीं। हाँ जा सकते। बिल्कुल जा सकती है। हाँ, जा सीआईआरपी सकते। में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। भाई ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो सीआईआरपी में तो जा सकती है लेकिन फास्ट ट्रैक में नहीं जा सकती। कैन यू थिंक ऑफ एनी कंपनी विच कैन गो इन फॉर अदर सीआईआरपी बट नॉट फास्ट ट्रैक। सर, अगर इस कंपनी का टर्नओवर मोर देन 100 करोड़ होता तो ये नहीं जा सकती थी फास्ट ट्रैक में, पर ये सीआईआरपी में जा सकती थी। अगर मोर देन 100 करोड़ हाँ तो होता, हाँ, या ये क्योंकि वो स्मॉल कंपनी में भी नहीं आएगी, फिर स्मॉल कंपनी से बाहर निकल जाएगी और स्टार्टअप से भी बाहर निकल जाएगी। और अगर एक्स वाई जेड का ऑपरेशन जून 14 की बजाय जून 13 में शुरू हुआ होता तो भी ये फास्ट ट्रैक में नहीं आ सकती थी। जून 13 में। हाँ, क्योंकि 10 ईयर्स हाँ, से ज्यादा। 10 years हाँ, हो 10 गए। ईयर से ज्यादा हो गया। तो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो फास्ट ट्रैक में जा सकती हैं। सबसे पहला, सबसे हमारे को 3 क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया देखने हैं। एक तो ये देखना है कि सबसे पहले तो हमें स्मॉल कंपनी देख लेनी है। स्मॉल कंपनी में क्या है, एक तो ये पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग सब्सिडरी किसी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और 4 करोड़ की पेड अप कैपिटल और 40 करोड़ की टर्नओवर। तो ये क्राइटेरिया तो हमारा हो गया स्मॉल कंपनी के लिए। क्या एक ओपीसी स्मॉल कंपनी हो सकती है, ओपीसी जो है, क्या वो स्मॉल कंपनी हो सकती है। हो सकती है यस। सर। यस। इट इज डीम्ड एज ए प्राइवेट लिमिटेड ना, ज्यादा मेंबर्स होते नहीं है उसमें। हम्म ओपीसी हो सकती है स्मॉल कंपनी।
So the very definition is one person company है ना सर OPC मतलब. हम्म। नहीं आंसर यस या नो में दो। ओपीसी हो सकती है, कुछ ऐसा। यस देखो हो कौन सकती है। नहीं हो सकती, एक तो पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, अगर कोई होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी है वो नहीं हो सकती, सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, या इफ ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट। ठीक है, तो वो दीज आर नॉट कवर्ड अंडर स्मॉल कंपनीज। उसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं, अब वो अगर ऐसे ना पूछे, वो ऐसे पूछ लेगा भाई लिस्टेड कंपनी क्या स्मॉल कंपनी हो सकती है? द आंसर इज नो, क्योंकि लिस्टेड कंपनी, क्या प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी हो सकती है? नो। नो। तो अब इसीलिए क्या है कि अगर वो पूछ लेगा कि भाई क्या लिस्टेड कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है, आंसर इज नो, है ना। पब्लिक कंपनी तो होएगी वो, अगर लिस्टेड है तो फिर वो स्मॉल कंपनी में नहीं आएगी। स्टार्टअप की जहां तक बात है, स्टार्टअप में वेदर पार्टनरशिप फर्म विल बी कवर्ड हियर अंडर फास्ट ट्रैक, वेदर ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी कवर्ड अंडर फास्ट ट्रैक प्रोसेस, द आंसर इज नो, नो। बिकॉज it is concerned with corporate persons. We are in part 2. This section 55 to 58 they are covered in part 2, और part 2 में corporate persons ही covered है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसके बोलता है कि भाई such entity is not formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर भी केस स्टडी में क्वेश्चन पूछ सकता है, केस स्टडी में दे सकता है चीज कि भाई एक पार्टनरशिप फर्म थी पहले, अब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई, उसकी टर्नओवर 50 करोड़ है, तो क्या वो फिर कवर हो जाएगी इसमें? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखता है इट शुड बी ए न्यू कंपनी बेसिकली, इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो कोई Any बिजनेस time period ऑलरेडी, is there? हाँ जी, Any time period is there, like say 10 years prior splitting and all? ना 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 लिखा ही नहीं है। ऐसे लिखा है कुछ ना नहीं। एंटिटी इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिजनेस। एक्चुअली द रीजन इज दैट व्हेन दिस एक्ट केम they were allowed certain advantages. Certain advantages were given to these startups. So in order to prevent such a situation कि भाई पुराने को भी स्टार्टअप में कवर करवाने के लिए वो कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन कर दें या उसका बिजनेस उसमें ट्रांसफर कर दें टू गेन एनी टैक्स एडवांटेज वगैरह, तो उन्होंने कहा, ये कंपनी एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत जगह लिखा हुआ है कि इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। So if they ask you a question that there was a private, there was a partnership firm and later on it was converted into a private limited company, whether it can be eligible under startup, the answer is no. Period mention नहीं कुछ भी। ठीक है। अच्छा, टर्नओवर जो है, टर्नओवर कहां से लोगे आप? टर्नओवर का भी कोई मीनिंग होगा ना। Whether turnover is defined in IBC, the answer is no. टर्नओवर भी आपकी कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है ना। टर्नओवर की डेफिनेशन कहां पर है? कंपनीज एक्ट में है। तो ये वाली कंपनी देखो सीआईआरपी में तो चली जाएगी, ये अपना फास्ट ट्रैक में भी चली जाएगी और उसमें भी चली जाएगी, पीपीआईआरपी में भी। पीपीआईआरपी में इसीलिए क्योंकि ये वो एमएसएमई में आ जाएगी। XYZ प्राइवेट लिमिटेड डिसाइडेड टू फाइल एन एप्लीकेशन। अब इन्होंने सोचा भाई फास्ट ट्रैक में एप्लीकेशन कर देते हैं, तो इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना जरूरी नहीं है? अच्छा, एक बात और बता दीजिए, ये जो एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स हैं, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस, जैसे सीआईआरपी हमने पढ़ा, सीआईआरपी में हम क्या पढ़ते हैं? एक तो हम सेक्शंस पढ़ते हैं, सेक्शंस के अलावा हम रेगुलेशंस पढ़ते हैं, रेगुलेशंस के अलावा हम रूल्स पढ़ते हैं, यही है ना एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स। नाउ माय क्वेश्चन इज whether application to adjudicating authority rules for fast track are different or they are same?
जो CIRP वाले वही इस पे भी लग जाएंगे। हाँ जी। ये दोनों सेम है या अलग है? पहले ये बता दो कौन कह रहा है अलग है। कोई है कि जो कह रहा है अलग भी है? हाँ जी। भैया जवाब दिया तो यार, ऐसे जवाब नहीं दे फिर कैसे काम चलेगा? आप ये मत सोचा करो कि गलत दे देंगे जवाब, गलत सही कुछ नहीं होता। Sir, they cannot be the same, sir, because both the purposes are different, sir. बट दे आर सेम। Okay. So why is that, sir? ये पर्पस अलग रहता है। नहीं, इट इज एक्चुअली इट इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ CIRP ओनली ना। Okay. हाँ। तो ये क्या है? अब उसका मैं रीजन भी दूंगा, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। रीजन ये है कि जैसा ये देखो फॉर्म नंबर 1 देखो आप। फॉर्म नंबर 1 देखो, एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स। मैं देखता हूँ अगर यहाँ लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है मैंने। ये तो अपने वो आ गए ना, रेगुलेशंस। रेगुलेशंस ही लगा रखे हैं लगता है इसमें। अच्छा, रूल्स नहीं लगा रखे। तो ये है कि रूल भी जो है ना, ये रूल वही है जो CIRP के रूल्स है ना, सेम है। जैसे फॉर्म 1 देखो आप, लॉजिक के देखो। लॉजिक ये है कि जैसे फॉर्म 1 आप देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स टू इनिशिएट CIRP अंडर चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2 अंडर चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 2। ठीक है। तो चैप्टर 2 वाले भी यही आ रहे हैं और चैप्टर 4 वाले भी यही आ रहे हैं, दोनों है। चैप्टर 4 में क्या है, फास्ट ट्रैक। तो जहां पर भी देखोगे जो भी फॉर्म नंबर है उसके नीचे रूल नंबर लिखा हुआ है, और कौन से पार्ट में वो कवर्ड है वो भी लिखा हुआ है। तो अब ये बता दीजिए, तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी नहीं है इसमें? ये हमारे को फॉर्म 6 में मिलेगा। सर सी होगा क्या? लग तो रहा है सी। एक बार फॉर्म 6 देख लेते हैं। फॉर्म 6 क्या बोलता है? फॉर्म 6 आपका बोलता है एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स। वो कहता है क्या क्या डॉक्यूमेंट, एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट तो देखो लगाना जरूरी है ना। अब प्रूफ ऑफ ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन सर्व्ड टू द बोर्ड, ये भी जरूरी है। देखो एनेक्सर 10 है ये, तो बोर्ड को तो देना जरूरी है। और कॉर्पोरेट डेटर को कॉपी देनी है। यस। तो बस आंसर क्या हो गया, नन ऑफ द अबव। क्योंकि अगर आप ये देखो, आपके पास इसमें आ रहे हैं रूल 10 में आता नहीं, तो रूल 10 में भी इसका रेफरेंस है। रूल 10 क्या कहता है, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, यहां पर लिख दिया शेल सर्वे कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द बोर्ड। तो बोर्ड को कॉपी देनी है इसमें। अब कॉर्पोरेट डेटर को कॉपी देनी ये कहां लिखा है ये बताइए। बोर्ड को तो लिख दिया। फॉर्म 6 के एप्लीकेशन का पार्ट है ना ये। हम्म। फॉर्म 6 की एप्लीकेशन का पार्ट है। हाँ। तो उसमें उसमें अटैचमेंट है कि प्रूफ लगाना है जो सीडी को दिया और जो बोर्ड को दिया। बोर्ड को दिया तो ये है, सीडी को दिया कहां लिखा है?
सर सीडी को तो जरूरी है कॉपी सर्व करना। नहीं, लिखा कहाँ है? कहीं लिखा भी तो होगा। हाँ निशा जी। मुझे तो सी लग रहा है, बाकी मैं श्योर भी नहीं। नहीं, वो कह रहा है नॉट ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, सी तो है ही नहीं। देखो सी पता क्यों नहीं है, मैं आंसर दे रहा हूं ना उसका। उसमें एनेक्सर 10 देखो आप। एनेक्सर 10 में लिखा है प्रूफ दैट ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन सर्व टू द बोर्ड। आपने फॉर्म 6 देखा? फॉर्म 6 देखा ना? तो फॉर्म 6 में जो एनेक्सर 10 है, फॉर्म 6 आप देख पा रहे हैं? नहीं, एप्लीकेशन टू एडजुडिकेट अथॉरिटी रूल्स फॉर सीआईआरपी, तो ढूंढ रही हूँ, उसमें एनेक्सर 10 दे रखा है। देख रही हूँ। एनेक्सर 10 तो लिखा ही है। मैं तो, हम तो ये ढूंढ रहे हैं प्रूफ ऑफ सर्विंग ए कॉपी टू द सीडी, कि सीडी के को कॉपी देनी, ये कहाँ लिखा है? जैसे यहाँ रूल नंबर 7 है, रूल नंबर 7 में भी ये लिखा है कि बोर्ड को कॉपी देनी है। अब इनडायरेक्ट रेफरेंस आप वहां से ला सकते हो, सीआईआरपी से, कि भाई सीआईआरपी की जो रेगुलेशंस है उसमें लिखा हुआ है कि कॉपी आपको। हाँ, वैसे आंसर होगा इसका बी। बी क्यों होगा, कोई लॉजिक दे सकता है? भाई देखो कंपनी, तो क्योंकि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट से है। हाँ कंपनी खुद ही एप्लीकेशन लगा रही है, तो अपने को थोड़ी कॉपी देगी। समझ रहे हो आप? क्यों जी? हाँ सर। तो आंसर इसका बी होगा। चलिए, एप्लीकेशन कब तक फाइल हो सकती है? डेट ऑफ डिफॉल्ट से कितने दिन के अंदर? 3 years। यस। तो नॉर्मल लिमिटेशन पीरियड जो है वो 3 इयर्स वाला वो अप्लाई होगा। और अगर कोई कंडोनेशन ऑफ डिले है तो और भी लेट हो सकती है। कैन ए सीआईआरपी एप्लीकेशन बी कन्वर्टेड इनटू फास्ट ट्रैक? ये जो सीआईआरपी है, क्या इसको फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए। सर डी होगा। सी, सी होगा सर। सी, सर सी। हाँ, मुझे भी सी लग रहा है। सीआईआरपी को फास्ट ट्रैक में नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई फास्ट ट्रैक की एप्लीकेशन हो उसको सीआईआरपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज इट इज कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल सीआईआरपी। अगर नॉर्मल सीआईआरपी में कन्वर्ट हो जाए तो क्या माना जाएगा? कौन से एप्लीकेशन मानी जाएगी? सेक्शन 7। सेक्शन 10 सर, कॉर्पोरेट सर वो तो एप्लीकेंट। ओरिजिनली जिस सेक्शन में एप्लीकेशन लगी होगी उसी सेक्शन की मानी जाएगी। नहीं 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 नहीं, बात ऐसी है ना, जैसे हमने पीपीआईआरपी पढ़ा, प्री पैक, ठीक है। पीपीआईआरपी में क्या होता है? पीपीआईआरपी में सेक्शन 7 की एप्लीकेशन मान ली जाती है। अगर पीपीआईआरपी भी तो सीआईआरपी में कन्वर्ट हो सकती है ना। तो अगर प्री पैक सीआईआरपी में कन्वर्ट हो जाए तो वो कौन से सेक्शन की एप्लीकेशन मानी जाती है? 7 की। अब यहां पर कौन से सेक्शन की एप्लीकेशन मानी जाएगी, क्वेश्चन ये है। यहां पर ऐसा कोई प्रोविजन मेरे हिसाब से है नहीं। किसी में तो भी जा सकते हैं। तो फिर एनी ऑफ द अबव हुआ। एनी ऑफ द अबव क्यों होगा? सेक्शन 10 की एप्लीकेशन जो पहले थी वही रहेगी वो। सेक्शन 10 में ही तो लगाई होगी उसने। यस सर। हाँ 10 भी लगी होगी पहले। हाँ 10 की लगी हुई। हाँ राइट। अब आप देखो सेक्शन 10 में लगी होगी, कौन से और किसी और सेक्शन में लगाएगा ये?
ये बताओ, फास्ट ट्रैक की एप्लीकेशन कौन से सेक्शन में लगती है? फिफ्टी फाइव में लगती है। 55 ही है ना सेक्शन, गवर्निंग सेक्शन इसका। 55 ही है सर। हम्म। तो अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो ये मान ली जाएगी सेक्शन 10 की एप्लीकेशन मानी जाएगी मेरे हिसाब से ये, क्योंकि कॉर्पोरेट डेट है ना, इसको सेक्शन 7 नहीं मानेंगे। और ये बात कहीं लिखी गई है क्या? क्यों निशा जी? तो आपसे मुझे बहुत आइडिया नहीं। उम्मीदें हैं हम लोगों है नहीं को। सर, है नहीं। हैं? कहीं लिखा नहीं है क्या? कि कौन सी सेक्शन में होगी ये। नहीं, ये तो लिखा होगा ना कि ये CIRP का उसमें कन्वर्ट हो सकती है, नहीं हो सकती। ये तो लिखा हुआ है, लेकिन सेक्शन कौन से ये में कहाँ वो लिखा है कि ये CIRP में कन्वर्ट हो सकती है? आप रेगुलेशन नंबर 17 देखिए एक बारी। रेगुलेशन नंबर 17 देखते हैं, उसमें हो सकता है कुछ हो। हाँ सर, उसमें लिखा है। लिखा है ना? क्या लिखा है? हाँ, based on the record of CD and claims, if interim resolution professional is of the opinion that FASTIC process is not applicable to corporate debtor as per notifications under section 55(2), he shall file an application to the adjudicating authority along with the report in sub-regulation 1 to pass an order converting the FASTIC process to CIRP under chapter 2 of part 2 of हम्म। the code. हम्म। और लास्ट में अगला भी पढ़ लीजिए, अगला क्या लिखता है नेक्स्ट? If the adjudicating authority passes an order converting FASTag to CIRP on the application under sub-regulation 2, the process shall be carried on in accordance with the IBBI insolvency process for corporate persons regulations हम्म। 2006. तो हमारे को CIRP वाले रेगुलेशंस लग जाएंगे। ठीक है जी, तो ये बात है। सर इससे पिछले क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया फिर? क्या? पिछला क्वेश्चन था ना कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कन्वर्जन, कन्वर्जन का था। हाँ, उसका आंसर चेंज हो गया ना सर, हमने वही नॉट वाइस वर्सा किया था। तो यही तो है। ये क्वेश्चन फास्ट ट्रैक भी उल्टा है, तो देखो सीआई। क्वेश्चन क्या है। CIRP क्या फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। फास्ट ट्रैक CIRP में कन्वर्ट हो सकती है। हम जो रेगुलेशन 17 पढ़ रहे हैं, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि फास्ट ट्रैक की एप्लीकेशन आई और उसने कहा भाई फास्ट ट्रैक में एलिजिबल नहीं है CIRP में, तो आंसर अगर ये क्या क्वेश्चन क्या है, राइट CIRP सर, एप्लीकेशन ये बी ठीक है। कन्वर्टेड इनटू फास्ट ट्रैक? द आंसर इज नो, बट वाइस वर्सा इज पॉसिबल। फास्ट ट्रैक CIRP में कन्वर्ट हो सकती है, CIRP फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अभी तो हमने पढ़ा ठीक है सर। रेगुलेशन 17। जी जी जी। है, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। चलिए, अब निशा जी सोच रहे होंगे भाई हमें तो फास्ट ट्रैक में लग रहा था बहुत सिंपल है, इतना सिंपल तो नहीं है। क्यों निशा जी? हाँ हैं? हाँ सर, मुझे तो लगा था सेम है, CIRP के जैसा ही होगा। देखो होता CIRP के जैसा है, पर कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं टेढ़े मेढ़े कि वहां बंदा कंफ्यूज हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, लगता है जिसकी चीज को ज्यादा इजी समझो ना, ऐसा नहीं है, उसमें भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कई बार टेढ़े मेढ़े। कितने रजिस्टर्ड वैल्यू अपॉइंट करने हैं? फास्ट ट्रैक में 1। एक साथ हाँ, के
फास्ट ट्रैक में बनना है आपका रेगुलेशन नंबर 26। ठीक है, अपॉइंट वन रजिस्टर्ड वैल्यूअर, वन लिख दिया उसने। इन्विटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स हैज टू बी गिवन बाय इन्विटेशन। इन्विटेशन फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स, इसका रेगुलेशन नंबर 35 देख लीजिए एक बार। एटलीस्ट 21 days। हाँ, 35A1, 35A का 1। The resolution professional shall issue an invitation including evaluation metrics to the prospective resolution applicants in accordance with clause H to submit resolution plans at least 15 days before the last date of submission of resolution plans. ठीक है जी। तो व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स? लास्ट डेट क्या रहेगी? 30 days। रेगुलेशन 38 देख लीजिए। 38 क्या बोलता है? रेगुलेशन 38 हमारा बोलता है within the time given in the invitation made under clause H of subsection 2 of section 25। और अप्रूवल कब होगा? एटलीस्ट 15 डेज, है ना? एटलीस्ट 15 डेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द मैक्सिमम पीरियड परमिटेड अंडर सेक्शन 56। तो सर लास्ट 30 डेट days फॉर नहीं अप्रूवल होगा? क्या हो जाएगी भाई? 30 days नहीं होगी लास्ट डेट फॉर अप्रूवल? हमारे को रेगुलेशन 38 देखना भाई। रेगुलेशन 38 में क्या कहता है? रेगुलेशन 38 में ये कहता है कि आपका जो मैक्सिमम पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड कितना है? 90 days। 90 डेज है ना? वो कह रहा है उससे 15 दिन पहले आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे दो। 15 दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी तो दोगे ना। 90 डेज में तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाना है। और ये बात कहाँ लिखी है? रेगुलेशन 38 सब रेगुलेशन 4। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall submit the resolution plan approved by the committee to the adjudicating authority at least 15 days before the expiry of the maximum period। 75 डेज में देना है इसको। अब 75 डेज कहां पर पूरे हो रहे हैं ये देख लो। आपने इश्यू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स कहां पर है? उसकी लास्ट डेट क्या है? फॉर्म जी इश्यू करने की लास्ट डेट क्या है? सिंपल सी बात है। फॉर्म जी कब इशू करना है? इसी इसमें ना बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसीलिए हमने इसकी टाइमलाइन भी बना रखी है कि भाई 90 डेज पूरे कैसे करोगे। वो टाइमलाइन भी मेरे ख्याल से मैं इसमें दे रखी है। सर एक्सटेंशन 45 डेज भी ले सकते हैं ना सर? नहीं वो तो ठीक है, बट आपको प्लानिंग तो 90 के हिसाब से ही करनी पड़ेगी ना। जो इनिशियल प्लानिंग होगी आपकी उसमें यू कैन नॉट फैक्टर इन दिस 45 डेज। यस सर, यस। उसमें थोड़ी लगा दोगे आप पहले से ही, कि पहले से ही थोड़ी मान लोगे एक्सटेंशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। सर इसका आंसर क्या है कि फॉर्म जी का भी इशू होगा? ये है इसमें, यहाँ आंसर मिल जाएगा आपको। आईआरपी की अपॉइंटमेंट की 3 दिन में? आप यहां से देख लो। देखो जी, CIRP शुरू हो गई आपकी, है ना? पब्लिक अनाउंसमेंट कितने दिन में करनी है? 3 दिन में। 3 दिन में। सबमिशन ऑफ क्लेम्स कितना है? 10 डेज। 10 डेज है ना यहाँ। और लास्ट कब हो सकता है? टिल द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय द कमिटी। तो रेजोल्यूशन प्लान आपको अप्रूव करना है 75 डेज में, क्योंकि 75 15 days। दिन आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देने हैं। यही है ना? हाँ। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स कितने दिन में करना है आपको?
Sure. 7 डेज। तो T+7 हो गया। और अगर आपको 75 डेज में आया तो 82 डेज में आप करोगे। रिपोर्ट सेटिंग सर्टिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलेशन नंबर भी दे रखा मैंने, आप चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। रेगुलेशन 17(1) एक बार देख लेते हैं, कई बार कॉपी पेस्ट होता है। फॉर्म जी की जहां तक बात है ना, रेगुलेशन 35 है, सब रेगुलेशन 5, इसमें इसका अपडेट दिया गया है। ऑन सबमिशन सर, ये देखो सर, ये रेगुलेशन 13(1) में इंस्टेड ऑफ T+17 लिखा, देखो सर, हाँ ठीक है, ये 7 है ना सर ये? 17 ही है। अच्छा अच्छा, ओके। टोटल पीरियड तो 17 हो गया ना भाई, 10 दिन में आपने क्लेम हाँ, सबमिट किया। 10+7, ओके। हाँ, 10+7 हो गया ना 17। एंड द लास्ट डेट इज टिल द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो इन केस इट इज 75, तो 75+7 82 हो गया। रिपोर्ट सर्टिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी, रेगुलेशन 17(1), रेगुलेशन 17, हाँ, है ना, ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 21 डेज हो गया ये भी। चलिए, उसके बाद में फर्स्ट मीटिंग हो गई विद इन 7 डेज। अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी, तो अनअप्रूवल हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर विद इन 7 डेज। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल, ये तो सेम ही चल रहा। फाइनल लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, ये विद इन 10 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ ऑब्जेक्शन है, T+30। इश्यू ऑफ RFRP, इश्यू ऑफ RFRP आपका है T+30। रिसीट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स एटलीस्ट 30 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ RFRP, है ना, तो T+60। और सबमिशन ऑफ COC अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान T+75। तो ये प्रोसेस है इसका T+90। ठीक है जी, चलिए और आगे चलते हैं। यहां पर थे हम लोग। आंसर दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैंडेटरी कंटेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान में क्या चीज नहीं देनी है, कोई मैंडेटरी नहीं है देना। मैंडेटरी कंटेंट्स आपके देखो रेगुलेशन 37 में दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये ढूंढो, क्या सिविल प्रोसीडिंग्स देनी है आपको? नहीं देनी। आंसर इज बी। है ना, हाँ। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपको देनी है, तो सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं देनी। द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नीड नॉट बी शेयर्ड विद, ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है किसके साथ शेयर करना जरूरी नहीं है? बी। Registered manual, sir. ये सर कहता बी है भी और सब्जेक्ट डी टू भी। सब रेगुलेशन 4, the resolution personnel shall submit the information memorandum in Suspended board of electronic form to each member of the committee। एक तो मेंबर्स ऑफ Suspended COC को देना है, ईच प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को भी देना है। ठीक है तो जी। सस्पेंडेड बोर्ड को भी जरूरी नहीं है सर देना। सर आरवी को क्यों देंगे? सर एम आई राइट, आरवी को क्यों सस्पेंडेड देंगे? बोर्ड का जहां तक बात है, सस्पेंडेड बोर्ड को इसीलिए देंगे क्योंकि वो पार्टिसिपेट तो करता है ना मीटिंग्स में, उसको एजेंडा सारा जाता है। They participate, but they do not have right to vote, ना सर। नहीं, राइट टू वोट नहीं है, ठीक है, लेकिन बट अगर उसके पास एजेंडा इंफॉर्मेशन ही नहीं एजेंडा है के तो वो, मुताबिक, एजेंडा के मुताबिक पार्टिसिपेट होता है ना सर। हाँ, तो एजेंडा में तो ये रहेगा ना।
हाँ रहेगा, मगर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को देना पड़ता सर। नहीं, रजिस्टर्ड वैल्यू कोई जरूरी नहीं। तो मेरे ख्याल से तो ना आरवी को मतलब है ना आईबीबीए को मतलब है। So, हाँ, sir, registered valuers will make the value based on asset memorandum, sir. Sir, in given case, D is correct. सर आप कहना चाह रहे हो आरवी को देना होता है? आरवी की जहां तक बात है तो आरवी के बारे में तो उसमें देख लीजिए आप, फेयर वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू। नहीं, इसमें बोर्ड का कोई रोल है ही नहीं ना, इसीलिए IPPA इज करेक्ट here in this case. And as far as registered value is concerned, he may be a part of it because his reports is being shared and discussed in the meeting. I mean, in the information memorandum. His details have to be given in that IM. Sir, registered valuers, they prepare their report based on asset memorandum, sir. No. They actually, information memorandum is separate thing. Valuation is separate. Valuation shall be done as per the international valuation standards after physical verification of the assets. No, sir, because in the context of whether the information memorandum has to be given or not given, if we are not giving it to registered valuers, there We must be are saying to the members of the committee. member में देना पड़ता ना सर, उनको भी IBBA बोर्ड को भी भेजना पड़ता। सर रजिस्टर्ड वैल्यू को तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही जाएंगे, उसी के बेस पे वो कर देते हैं। हाँ, और फिजिकल वेरिफिकेशन, दो चीजें होती। जी। So it is between A and B, sir. I think the answer should be D. Because in many court cases, सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला है कि भाई देखो ऐसा है, सस्पेंडेड बोर्ड से आप कोई इंफॉर्मेशन छुपा नहीं सकते। इफ दे आर कमिंग टू द मीटिंग दे शुड हैव द फुल एजेंडा। जो भी मीटिंग है उसमें एजेंडा में तो ये आएगी ना। COC मेंबर्स के साथ तो IM शेयर करते ही है ना, उनसे NDA लेते हैं। आंसर इसका दे रखा है बी एंड डी। रजिस्टर्ड वैल्यू को भी नहीं देना है, IBBI को भी नहीं देना। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें क्या लिखेंगे? वो नॉट ऑप्शन के एप्लीकेबल। ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है। ऑप्शन ऐसा जरूरी थोड़ी एग्जैक्ट सेम आ जाएगा। ऑप्शन वो अच्छा उसी हिसाब से ही देगा। अच्छा, ठीक है। हम्म। अब आप एक बार बुक खोल लीजिए, अपने फास्ट ट्रैक के रेगुलेशंस खोल लीजिए, वो टेस्ट कर लें क्या उसका? ये जो टेस्ट मैंने दिया था वो करें, या चलो टेस्ट आप अपने हिसाब से कर लेना, बाद में कर लेना, कोई बात। ये तो खैर सिंपल ही है। फास्ट ट्रैक रेगुलेशन में जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन में क्या देता है वो? फेयर वैल्यू। व्हाट इज फेयर वैल्यू? सो फेयर वैल्यू मीन्स द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, और लिक्विडेशन वैल्यू मीन्स द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। तो पहले तो ये बताइए कि ये नोशनल फिगर्स हैं या एक्चुअल फिगर्स हैं, फेयर वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू? नोशनल फिगर्स। दीज आर दी नोशनल। नोशनल फिगर्स, है ना? एंड लिक्विडेशन वैल्यू इज जनरली लोअर देन द फेयर वैल्यू। इज इट करेक्ट? यस सर। यस। Yes. And fair value and liquidation value are different. यस।
यस। तो अगर आपसे ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, तो आप आंसर डी दे दो। पार्टिसिपेंट एज पर फास्ट ट्रैक रेगुलेशंस। तो थोड़ा बड़ा कर दीजिए ना सर। हाँ, एक मिनट। ये पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट कौन है? पार्टिसिपेंट मीन्स ए पर्सन एंटाइटल्ड टू अटेंड ए मीटिंग ऑफ द कमिटी अंडर सेक्शन 24 और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कमिटी टू अटेंड द मीटिंग। तो ये एनी अदर पर्सन कौन है? representative. Any other person could be registered valuer because registered valuers are sometimes invited to the meetings of the COC, or he could be a forensic auditor, he could be a statutory auditor. ये सारे जो parties हैं, these could be covered under any other person. ठीक। Now, as per section 57, which of the following is entitled to make an application for fast track? Corporate data application लगा सकता है क्या? The answer is yes. Corporate applicant, yes. Yes, sir. Creditor, yes. अब क्रेडिटर में सपोज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर और एन ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज टू फाइल एन एप्लीकेशन, तो दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सेम है डिफरेंट है? Different है sir. डिफरेंट है ना, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स वो CIRP वाले चल Yes, रहे हैं। sir. वहां फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन डिफरेंट लाए और ऑपरेशनल क्रेडिटर डिफरेंट है। An insolvency professional was an independent director of XYZ Private Limited 2 years ago. एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था 2 साल पहले, क्या वो आरपी बन सकता है? भाई कंपनी में वो 2 साल पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, तो क्या वो आरपी बन सकता है? हमारा रेगुलेशन 3 इसका आंसर करता है, हाँ जी, बन सकता है जी। बन सकता है सर, है ना? बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था ना वो, क्योंकि हाँ। इसलिए हाँ जी, बन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, रिलेटेड पार्टीज में तो नहीं आ रहा सर। हम्म। Plus time frame also can be considered, na sir? टाइम फ्रेम तो कुछ ऐसा नहीं। The 2 years ago बता रहे ना, only to confuse us. हाँ, 2 years अगो क्या, अगर 1 डे पहले हो तो भी हो जाएगा वो। मेन Still चीज है living इंडिपेंडेंट player डायरेक्टर है, है। हाँ मेन चीज है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। हाँ, क्योंकि क्या लिखता है, इफ इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर Sir, लेकिन देन यहाँ इसे ये तो नहीं लिखा हुआ है कि इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉट, ये तो यही है ना, इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, ये तो नहीं लिखा कि इज इंडिपेंडेंट। नहीं, इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड का मतलब ये है कि अगर हमने आरपी नहीं छोड़ करके उसको, कंपनी नॉर्मल कंपनी चल रही होती, तो क्या हम उसको हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते? है ना? कर सकते। क्योंकि इंडिपेंडेंट हाँ, डायरेक्टर के बारे में भी आपका वहां लिख रखा है, सेक्शन 149 है मेरे हिसाब से, है ना? तो सेक्शन 149 में दे रखे हैं कि किसको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज की डेट में नॉर्मल कंपनी चल रही होती और इस आदमी का सवाल होता जो भी आज आरपी बन रहा है, तो क्या हम इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर पाते? तो ये तो कह रहा है ना पहले था, तो पहले था तो इसका मतलब एलिजिबल है। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कंपनी की रिलेटेड पार्टी नहीं होगा? आज की डेट में नहीं है ना वो, वाज था, आज नहीं है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ही वाज 2 years अगो। ठीक है। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या, अगर डायरेक्टर भी होता 2 साल पहले तो उसको अपॉइंट कर सकते थे कि नहीं, ये बताइए। अगर मान लीजिए 2 साल पहले वो डायरेक्टर था, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी, वाज नहीं लिखा। सर अगर लेकिन लास्ट में ये भी तो लिखा है एट एनी रिलेटेड टाइम पार्टी इन हो द गया, प्रेसिडेंट।
है। डायरेक्टर होता तो रिलेटेड पार्टी हो गया। डायरेक्टर आज की डेट में है तो, अगर मान लो 4 साल पहले था तो Sir, फिर तो कोई बात regulation नहीं है। 3 4 में साल भी तो पहले तो लिखा ठीक है है। many times 3 years. 3 इयर्स में जो पता क्या लिखा है वो अभी पढ़ा देता हूँ ना, ये देखो क्या हाँ लिखता हूँ। ये है ना, हाँ ये सी के साथ है, हैज नॉट बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ ए फर्म ऑफ ऑडिटर्स और कंपनी सेक्रेटरीज। मतलब ये कि एक ऑडिटर है कंपनी का, ठीक है, पिछले 3 साल हाँ, में अगर वो ऑडिटर रहा तो हम उसको आरपी अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर ये ऑडिटर का कोई एम्प्लॉय है पॉइंट तो भी नहीं कर सकते। अगर ऑडिटर का कोई पार्टनर है तो भी नहीं कर सकते। या फिर कोई लीगल या कंसल्टिंग फर्म है जिसका 10% टर्नओवर इसी फर्म से आ रहा है जिस कंपनी का आरपी अपॉइंट करना है। एक फर्म है जिसकी खुद की टर्नओवर है 50 lakhs, और 50 lakhs में से 10 लाख रुपए इसी फर्म से आ रहे हैं जिस फर्म का आपको आरपी अपॉइंट करना है, देन यू कैन नॉट अपॉइंट 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर एट एनी टाइम इन द प्रीसीडिंग 3 इयर्स। ये जो 3 इयर्स वाली बात है ये रिलेटेड पार्टी पर एप्लीकेबल नहीं है। रिलेटेड पार्टी में क्या है, इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी रिलेशन आज की डेट में देखना है आपको। अगर वो पहले था तो ही इज एलिजिबल। इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी, वो अलग बात है, पीयूएफई ट्रांजैक्शंस में आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहां पर तो कुछ नहीं है, कोई बार नहीं है। या तो इज और हैज बीन कर देते ना अगर ऐसा ही होता तो। क्यों पूजा जी, आप क्या कहते हो? हाँ जी सर। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये कंपनी का डायरेक्टर था 2 साल पहले, आज नहीं है, रिजाइन कर दिया 2 साल पहले, तो क्या आज ये आरपी अपॉइंट हो सकता है? हाँ हो सकता है सर। है ना? हो सकता है सर। हमारे को सिर्फ, क्यों निशा जी, आप क्या कहते हाँ हो? हो सकता है सर, अब क्लियर है। ये जो 3 इयर्स वाला क्राइटेरिया है ना, ये सिर्फ ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरीज या कॉस्ट ऑडिटर्स के लिए एप्लीकेबल है, या उनके एम्प्लॉय या प्रोपराइटर या पार्टनर के लिए, या फिर लीगल या कंसल्टिंग फर्म के लिए। जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप देखना है वो आपको आज की डेट में देखना है। पब्लिक अनाउंसमेंट में वही है, 3 days फॉर्म ए, क्लेम्स बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर्स फॉर्म नंबर बी, फाइनेंशियल क्रेडिटर सी, वर्कमैन एम्प्लॉयज फॉर्म डी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ई, अदर क्रेडिटर्स फॉर्म एफ। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो अदर क्रेडिटर्स है क्या ये भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं फास्ट ट्रैक की या नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्ड तो क्रेडिटर लिखा है। तो एक आदमी अदर क्रेडिटर है, ठीक है ना, वो फाइनेंशियल है ना वो ऑपरेशनल है, क्या वो फास्ट ट्रैक की एप्लीकेशन लगा सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? सीआईआरपी फॉलो हो रहे हैं ना सर। हाँ, सीआईआरपी फॉलोड है। सीआईआरपी में एप्लीकेशन नंबर ही नहीं है उसके लिए, एप्लीकेशन फॉर्म है ना, कि भाई कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन लगाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं है उसके लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। पहला क्या लिखता है, एक तो 10 days का पीरियड है, दूसरा है टिल द अप्रूवल ऑफ ए रेजोल्यूशन प्लान बाय द कमिटी। यहां सीआईआरपी से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या लिख दिया कि भाई जिसने टाइम पीरियड में नहीं दिया क्लेम अपना, वो कब तक दे सकता है, टिल द अप्रूवल ऑफ ए रेजोल्यूशन प्लान बाय द कमिटी। वहां डिफरेंट है। वहां क्या प्रोविजन है, कोई बता सकता है? सीआईआरपी में क्या Sir, प्रोविजन है? 7 days before the date of the meeting in which the resolution plan is placed. राइट, एंड इन दैट केस ऑल्सो वो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो उसका प्लान कंसिडर होगा बिफोर सीओसी या कंसिडर नहीं होगा। अगर कंसिडर नहीं होना है तो फिर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि सीओसी उसका प्लान को कंसिडर करेगी उस मीटिंग में, और फिर उसके अलावा
कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी फाइल होगी। एप्लीकेशन लगेगी। आरपी जो है वही कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल होगा। तो दो सिचुएशंस उसमें कंसिडर हो रहा है, या एक्सेप्टेड है या नॉट एक्सेप्टेड है, ऐसे करके। वेरिफिकेशन विद इन 7 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम्स। ठीक है, तो 7 days, 10 days हो गया फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स। ठीक है, ये 10 days कहां लिख दिया इसने, 10 days लिख दिया। कौन से कॉलम में लिखा, कौन से उसमें लिखा 10 days? ये लास्ट डेट, रेगुलेशन नंबर 662 सी। तो 10 days ये हो गया, और 7 days हो गया फॉर वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स। तो 10 और 7 17 हो गए। और अगर 75 है तो 75 + 7 82। ये तो सब CIRP वाले रेगुलेशन ही हैं। कमेटी विद ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ऑपरेशनल क्रेडिटर में भी एक सवाल बता दीजिए, अगर कोई रिलेटेड ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो क्या वो COC का पार्ट बनेगा? No. बिल्कुल सही है। तो अगर कोई ये जो रिलेटेड वाली कॉन्सेप्ट है, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में भी लगेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल में लगेगी। और डेट कैसे डिफाइंड होगा ये भी लिख दिया। अच्छा, डेट के बारे में एक बार बता दीजिए भाई। डेट में 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है, ठीक है। उसके बाद 1 रिप्रेजेंटेटिव है, और 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल एम्प्लॉइज। मैं आपको फिगर देता हूं। जैसे 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का डेट है, मान लीजिए 5 करोड़, ठीक है। और जो सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उसका डेट है 10 करोड़। तो टोटल डेट जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें 5 कंसिडर करोगे या 10? फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि द ऑपरेशनल डेट ओड टू 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इज 5 करोड़, एंड द टोटल ऑपरेशनल डेट owed to all the operational creditors, excluding workmen and employees, of course, is 10 crores. Then, while calculating the debt, you will consider 5 crores or 10 crores. This is my question. तो 5 करोड़ होना चाहिए, 18 लार्जेस्ट का ही होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लिख दिया अमाउंट ऑफ डेट ड्यू टू द क्रेडिटर्स लिस्टेड इन सब रेगुलेशन 2A। ये 2A में क्या है? 18 लाख। 18 लाख। अच्छा, वर्कमैन का 1 रिप्रेजेंटेटिव आएगा इसमें। लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बाय वैल्यू लिखा सर, बाय वैल्यू। वो तो बाय वैल्यू ही होता है, नंबर से तो होता ही नहीं। अब 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल वर्कमैन, तो इसमें हमें एक वर्कमैन का डेट लेना है या सारे वर्कमैन का डेट लेना है, ये और बता दीजिए। सारे का ही लेना होगा। सारे का ही लेना है, ठीक। वेरी वेरी करेक्ट। क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ द एग्रीगेट डेट ड्यू टू दी वर्कमैन। और ऐसे ही एम्प्लॉयज भी जितने भी हैं उन सारे का आपको डेट लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा 100, और 100 में से फिर जो है मान लो 75% कहीं वर्किंग है तो 75 के हिसाब से होगा, ठीक। अच्छा, जो नॉर्मल डिसीजंस होंगे COC के, वो कितने % पर होंगे फास्ट ट्रैक में, ये और बता दीजिए। 66%। नॉर्मल 51% सर, 51%। है 51%। 51। राइट, वेरी करेक्ट। नॉट लेस देन, वर्ड क्या लिखा हुआ है? नॉट लेस देन 51%। अब ये वर्ड नॉट लेस देन 51% कहां लिखा हुआ है? ये आपको सेक्शन में मिल जाएगा, CIRP के सेक्शंस में। सेक्शन शायद 20 में होना चाहिए, 20 या 21 में। ये आपको मिलेगा। 21(8). हाँ, 21(8). Save as otherwise provided in this code, all decisions of the committee of creditors shall be taken by a vote of not less than 51%। तो 51% का सर नॉर्मल में 51 हो गया और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल
रेजोल्यूशन एप्लीकेशन को पास करना तो 66% होगा। नहीं, फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक में रेजोल्यूशन प्लान कितने पे अप्रूव होगा? 75 पे, 66 पे? तो 66। 66 पे होगा जी वो तो। कहाँ लिखा है? सर उसमें है जी? सेम सेम क्राइटेरिया जो सीआईआरपी का है। क्यों निशा जी? सर मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया। सर है? क्वेश्चन मिस कर दिया मैंने सर सर। दोनों क्वेश्चन में। ये है कि फास्ट ट्रैक का प्रोसेस चल रहा है, अब आपको रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करना है, तो कितने पर अप्रूव होगा? 66 पे या 75 पे? दिस इज द क्वेश्चन। 66। अप्रूवल के लिए 75 सर, फास्ट ट्रैक में। सर 75 तो एक्सटेंशन के लिए है सिर्फ। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। सेवेंटी फाइव खाली एक्सटेंशन के लिए, अप्रूवल के लिए 66% है। हम्म। अप्रूवल के लिए 66% है इसमें, और सीआरपी में फर्क नहीं है इस अप्रूवल के मैटर में। क्यों सुधाकर जी? आप 75% बता दो ना, कहाँ लिखा है? और पहले 75% वो पढ़े ना सर, वो वो तो एक्सटेंशन के लिए था ना। एक्सटेंशन, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार, आई एग्री विद यू, मुझे तो लग रहा है 75 ही है। आप रेगुलेशंस में देखो एक बार। बिकॉज वी वर डिस्कसिंग दैट इसका 66% है सीआईआरपी में, इसमें 75%, बोथ आर फॉर एक्सटेंशन। नहीं, वो तो अभी जो पढ़ा, पहले पढ़ा, वो तो एक्सटेंशन का था। क्या उमेश जी, आप क्या कहते हो? 66 कह रहा हूँ जी। हाँ, 66। फिजिक्स, ये प्रोसेस सेम होता है जो सीआरपी में होता है, सेम होता है, बस सिर्फ टाइम पीरियड कम मिलता है, कम टाइम में हो जाता है, बाकी वोटिंग शेयर जो है सीओसी का वही है 66% फास्ट ट्रैक में। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई अलग से नजर तो आ नहीं रहा कि 75%। चलिए।
और कोई क्वेश्चन इसके ऊपर, फास्ट ट्रैक के ऊपर? वो आईबीसी वाला चार्ट आप लोगों को देख रहे हैं बीच बीच में या नहीं? जो चार्ट मैंने आपसे शेयर किया था, जिसमें सारी परसेंटेजेस दे रखी हैं। पूजा जी, आपने देखा वो चार्ट? नहीं सर। ये चार्ट है ना, कैसे वोटिंग। एक मिनट। ये आईबीसी चार्ट्स है, ठीक है जी। ये नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे आप। सर इसमें 66% ही होगा रिजोल्यूशन प्लान में। हम्म। के रेगुलेशन में दिया हुआ है एज पर द सीओसी विल अप्रूव द रिजोल्यूशन प्लान एज पर सेक्शन 30 सबसेक्शन 4। सेक्शन हम्म। 30 सबसेक्शन 4 में दिया हुआ हाँ है वहाँ, हाँ 66, ठीक है। बाय वोट ऑफ 66। हाँ, तो ये है हमारे को जो परसेंटेजेस दे रखी हैं। सर 75% एक जगह और है जहाँ रीपेमेंट प्लान अप्रूव होना है ना, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में। वहां हाँ पे भी 75% है सर। हाँ, हाँ बिल्कुल वहाँ भी ठीक है, है। वहाँ भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो नॉर्मली यही 3-4%, एक तो 90% है, 90% विड्रॉल में है। जी। 66% फिर डिसीजन, जो मेजर डिसीजन है। फास्ट ट्रैक में एक्सटेंशन में 75% है। और रिप्लेसमेंट ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी बाय सीओसी, ये भी 75% है। जो नॉर्मल डिसीजन है उसमें 51% है। सर ये वाली शीट एक बार शेयर कर दीजिए आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्रुप में भेजा होगा मैंने, अभी भेज दूंगा, दोबारा भेज दूंगा। हाँ जी। ये ना, इसमें सारा इन्होंने प्रोसेस वाइज बना रखा है। ये सारे प्रोसेसेस हैं इसमें। तो काफी ये यूजफुल चार्ट है एक्सेल का। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है जी, तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। फिर ठीक है सर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल सर। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा आप। ये तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूं। सर वैसे एग्जाम में कोई केस स्टडी आती तो नहीं है फास्ट ट्रैक सर? एग्जाम में आ चुकी है, मैंने बताया ना। एग्जाम में उन्होंने क्या पूछा। एग्जाम में एक तो ये स्टार्टअप के ऊपर पूछ लिया था। उसके अलावा ये पूछ लिया था भाई, एक कब एक पार्टनरशिप को कन्वर्ट किया गया, तो क्या उस पर फास्ट ट्रैक लगेगा या नहीं लगेगा। इस तरह के सवाल पूछते हैं। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चंस होते ही हैं। एक दो सवाल थोड़े मुश्किल पूछ लेते हैं, बाकी सिंपल ही होते हैं। और कई बार वो ओपन एंडेड पूछ लेते हैं आपसे कि भाई ये कंपनी है, और आप बता दो कौन सा प्रोसेस इस पे लग सकता है। कई बार होता है एक से ज्यादा प्रोसेस पे लग जाते हैं। भाई डिफॉल्ट तो दोनों में सेम ही है, चाहे सीआईआरपी हो चाहे फास्ट ट्रैक हो, 1 करोड़ का नहीं तो डिफॉल्ट है ना। अब जो पीपीआईआरपी है, पीपीआईआरपी कुछ सिचुएशंस में एप्लीकेबल है, एमएसएमई होना चाहिए उसके लिए। अगर एमएसएमई नहीं है तो पीपीआईआरपी लग ही नहीं सकता, है ना। और जहां तक फास्ट ट्रैक की बात है, तो फास्ट ट्रैक भी कुछ कुछ केसेस में लग सकता है, जैसे स्मॉल कंपनी हो, या स्टार्टअप हो, या फिर अनलिस्टेड कंपनी हो, एसेट साइज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। तो वो चीजें। और कई बार आ चुकी है, फास्ट ट्रैक पे भी आ चुकी है, फ्रेश स्टार्ट पे भी आ चुकी है। फ्रेश स्टार्ट को भी लोग सोच लेते हैं सिंपल सा है, लेकिन फ्रेश स्टार्ट पे भी केस स्टडी आ जाती है। अभी थोड़े दिन पहले एक केस स्टडी आई थी फ्रेश स्टार्ट पे, उनमें कहा कि भाई बंदा फ्रेश स्टार्ट के लिए एलिजिबल है, बाद में उसको कोई इनकम हो गई, मान लो लॉटरी निकल आई, कुछ भी हो गया, तो क्या अब क्या होगा उसका। क्या उसको विड्रा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। उसकी भी मैं केस स्टडी एक बना दूंगा, और बना करके ग्रुप में डाल दूंगा, फ्रेश स्टार्ट वाली। तो इस तरह की सिचुएशंस, मतलब ये है। आज मैंने एक सेक्शन वाइज वन लाइनर भी आपके साथ शेयर किए हैं, है ना। किया ना शेयर। हाँ जी किया है। तो हाँ जी। उसमें आपको क्या करना है
ये जो सेक्शन वाइज वन लाइनर है ना, अप टू पार्ट 3 शेयर किया सर, बस पार्ट 3 तक ही है। और पार्ट 4 में क्या है? सेक्शन 3, हाँ सेक्शन 3, नहीं, सेक्शन 3 नहीं, देखो सारे हैं। पार्ट 3, सेक्शन 178 तक कर दिए इसमें, उसके आगे हाँ कुछ है ही नहीं ना, उसके आगे क्या बनाएंगे वन लाइन। हाँ करेक्ट। तो अब बात यह है, इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है कि सेक्शन में क्या, सपोज यू आर ए पेपर सेटर, नाउ यू इमेजिन योर सेल्फ एज ए पेपर सेटर। तो आप सेक्शन 6 पे क्वेश्चन बनाना, तो क्या क्वेश्चन बनाओगे? उसी के आगे लिखो सेक्शन 7। थोड़ा ना आपका माइंड जो है पेपर सेटर की तरह से काम करना शुरू हो जाएगा। फिर आप इसमें ये देखो कि पहले बात, कौन सी सिचुएशन डिस्क्राइब नहीं है डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली। भाई सेक्शन में जो लिखा है वो तो लिखा ही है, जो सेक्शन में नहीं लिखा वो क्या है, अगर उसके ऊपर सवाल पूछ ले। जैसे सेक्शन 11A पे सवाल पूछ लेता है कई बार, कई बार सेक्शन 11A पे कंप्लीट स्टडी बनाता हूँ। 11A क्या है कि भाई अगर 54C की भी एप्लीकेशन है और ये भी एप्लीकेशन है CIRP की, तो क्या होगा? और मान लीजिए CIRP एंड हो गया, लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया, तो मोरेटोरियम का क्या होगा? वो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपकी एक सिविल प्रोसीडिंग चल रही थी, ठीक है, CIRP स्टार्ट हो गया, तो उसका क्या होगा? CIRP स्टार्ट होगा तो सिविल प्रोसीडिंग का क्या होगा? एक कोर्ट केस चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट में, रुक जाएगी, है, स्टे लगेगा। प्रोसीडिंग रुक जाएगी, तो स्टे लग जाएगा। के लग जाएगा, ठीक है। अब CIRP हो गया खत्म, उसके बाद क्या होगा? स्टे हट जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगी। हाँ, स्टे हट जाएगा। लिक्विडेशन में कोई ऐसा स्टे नहीं है। लिक्विडेशन क्या कहता है? लिक्विडेशन ये कहता है कि नया कोई केस आप स्टार्ट नहीं कर सकते, पुराने वाला चल जाएगा। सेक्शन 33 में लिखा है, बार जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स पे है, कंटिन्यूएशन ऑफ सूट्स पे कोई बार नहीं है। और कंपनी अगर केस करना चाहे किसी के अगेंस्ट में, तो कंपनी कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है। कर सकते हैं सर। कंपनी नहीं कर सकती, लिक्विडेटर कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो लिक्विडेटर कंपनी के बिहाफ में तो करेगा ना। हाँ, लिक्विडेटर, लेकिन लिक्विडेटर अपने नाम से करता है, लिक्विडेटर ऑफ XYZ लिमिटेड ऐसे। 33(5) में डायरेक्टली लिखा है, लिक्विडेटर करेगा विद द अप्रूवल ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अच्छा, कंपनी की AGM हो सकती है कि नहीं हो सकती ड्यूरिंग CIRP? हो सकती है सर। जहां तक AGM की बात है, AGM के लिए भी ना, आप देखो ऐसा है, हमें ये बात समझनी है कि बोर्ड की पावर सस्पेंडेड है। बोर्ड की पावर सस्पेंडेड है, RP इज इन चार्ज और COC इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस। तो COC को देखना है कि डिसीजन किस टाइप का है। अगर जरूरत है तो AGM करनी है, नहीं तो नहीं जरूरत तो नहीं भी करनी। कोई जरूरी नहीं है AGM करनी CIRP में, क्योंकि बोर्ड ने तो आना नहीं उसमें। बोर्ड की पावर ही सस्पेंडेड है, बोर्ड के पास कोई पावर ही नहीं है। तो बैलेंस शीट कौन साइन करेगा? RP करेगा। एक तरफ RP होगा, दूसरी तरफ ऑडिटर होगा। बोर्ड ने थोड़ी साइन करने हैं, बोर्ड ने साइन ही नहीं करने। सर, और अगर बैलेंस शीट पहले की हुई, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये पुरानी बैलेंस शीट, तो इसको आरपी साइन करेगा या बोर्ड साइन करेंगी, सस्पेंडेड बोर्ड? भाई आज की डेट में तो RP है सीआरपी ना। शुरू होने के बाद तो आरपी करेगा। RP है वो, तो RP करेगा। अब तो CIRP में हो गई ना कंपनी। पर ये और क्वेश्चन, आरपी वो अलग मेरे बात है। वो जो कंपनी एक्ट वाले सवाल को इससे मत मिलाओ आप, वो देखो, वो जो उस टाइम एक्ट था उसके एक्ट के हिसाब से करेगा। वो डिफरेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन। वो तो RP ने साइन करनी है। कोई नहीं, आपके क्वेश्चन का भी आंसर कल तक हो जाएगा। ओके जी, गुड नाइट। गुड कोई नाइट आपको सर।